वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, मैं मोहम्मद महबूब अली। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाके देख ले, ताकि आपको पता ये चल जाए कि आप इस यूट्यूब चैनल से क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं फिर आज एक नए टॉपिक की ओर। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है कि ग्रामर टॉपिक 1। तो ग्रामर टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को लिया था, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमने 4 सेशन बनाया था। और 4 सेशन के अंदर में और 4 सेशन के अंदर में हमने पहले सेशन के बारे में पढ़ लिया था, अल्फ़ाबेट क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर्स के बारे में कि लेटर क्या चीज़ होता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, देखिए, हम अपने टॉपिक की ओर चले आए हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि लेटर्स। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि लेटर्स ये एक अ, लेटर लेटर को हिंदी में वर्ण कहा जाता है और उर्दू में हर्फ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे लेटर्स है, इसका बहुवचन संख्या है, इसलिए ये जो है वर्ण हो गया है और इसको हर्फ की जमा हुरूफ बन गया। ठीक है। तो लेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर लेटर्स होता क्या है। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था अल्फा अल्फाबेट के बारे में। तो अल्फाबेट क्या चीज होता है? तो अल्फाबेट एक ग्रुप के अंदर रहता है, टोटल ग्रुप के अंदर रहता है, ए से लेके जेड तक जो आपका लेटर है वो ग्रुप में एक सिस्टेमेटिक तरीका से सजा हुआ है, उसे ही अल्फाबेट कहा जाता है। लेकिन उसमें से अगर हम एक सदस्य को निकाल के अलग से हम पढ़ते हैं तो ये लेटर कहलाता है, जो इससे पहले वाले वीडियो में भी हल्का से हमने हिंट्स दिया था। तो ये आपका लेटर होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा डिफिनेशन की ओर देख लेते हैं कि डिफिनेशन इसका क्या है। तो जैसा कि आपको डिफिनेशन दिखाई दे रहा है कि लैंग्वेज लैंग्वेज इज स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड है। और इस है ना, इट इज कॉल्ड लेटर, और इस साउंड को ही क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे ए एम टी पी, है ना। तो ये जब हम अलग से देखते हैं, अलग उसको कर लेते हैं, ये ग्रुप से निकाल के करते हैं, तब वो लेटर कहलाता है। अगर ग्रुप में हम सिस्टमेटिक तरीका से सजा देते हैं तो फिर वो लेटर नहीं बल्कि अल्फाबेट कहलाएगा। इसी को मैंने हिंदी में एक ट्रांसलेट कर दिया है, जो चीज ऊपर लिखा हुआ वही चीज को, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि, ये जो आपको यहाँ पे ध्वनि लिखा गया है, तो ये अंग्रेजी में इसे साउंड कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद जाके तो इस ध्वनि को यानी इसी साउंड को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। जो यहाँ वर्ण है ये आपका लेटर है, अंग्रेजी में इसे लेटर कहा जाता है। जैसे कि आप देखिए, ओ, है ना, का, है ना, जा, अक्षो, ई, है ना। तो सेम कंडीशन आपका यहाँ पे क्या है कि जब ये एक व्यवस्थित समूह में रहता है, समूह के अंदर रहता है, तब ये वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। वर्णमाला के अंदर आएगा। अगर ये समूह से हम बाहर निकाल देते हैं तब ये क्या कहलाता है? तो ये आपका वर्ण कहलाता है, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है। तो वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है। ये भी बात आप जान लीजिए, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। तो ये आपका हो गया जाके, और इसी चीज को आपको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। जो चीज आपका अंग्रेजी में यहाँ अंग्रेजी और हिंदी से रिलेटेड बताया गया, जो वर्ड वहाँ पे अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया है, वही वर्ड यहाँ पे हिंदी में और उर्दू में इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जवान, तो जवान की सबसे छोटी इकाई आवाज है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि लैंग्वेज इज स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड, है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? साउंड है। वही चीज यहाँ पे बताया गई, जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है? आवाज है। तो जिसको हम अंग्रेजी में साउंड कहते हैं और हिंदी में हम क्या कह देते हैं? उसे ध्वनि कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं? हम उसे ध्वनि कहते हैं। तो आप यहाँ पे इसको ध्वनि, ये ध्वनि हो गया।
और इसी को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? साउंड कहा जाता है। तो आवाज है, इस आवाज को हर्फ कहते हैं, यानी कि जबान की सबसे छोटी इकाई आवाज है और इसी आवाज को क्या कहा जाता है? आपको साउंड कहा जाता है। इसी आवाज को हर्फ कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे देखिए, अलिफ ये आपका हर्फ है, जीम हर्फ है, मीम हर्फ है, सीन हर्फ है, हा हर्फ है, काफ हर्फ है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको, अगर आपको एक मजमुए के अंदर अगर हम सजा देते हैं तो फिर ये आपका हर्फ नहीं कहलाएगा, बल्कि ये हुरूफ तहज़्ज़ी कहलाएगा, जिसे हम वर्णमाला यानी अल्फाबेट कहते हैं। और इससे पहले वाली क्लास में हमने दोस्तों अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो लेटर के प्रकार यानी वर्णों के प्रकार, हरूफों के अक़साम के बारे में। तो हमने यहाँ पे दो टाइप का लेटर लिया है। एक नंबर 1 के अंदर हमने रखा वोवेल्स, जिसको हिंदी में स्वर और उर्दू में हुरूफ इल्लत कहा जाता है। दूसरे नंबर पे देखिए तो कंसोनेंट, जिसको हिंदी में व्यंजन और उर्दू में हुरूफ सही कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले इसमें से सिर्फ एक टाइप के बारे में, जिसका नाम है वोवेल्स। तो वोवेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम देखते हैं। तो डिफिनेशन लिखा हुआ है, फ्रीली स्पोकन, है ना, फ्रीली स्पोकन लेटर्स आर कॉल्ड वोवेल्स, यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले लेटर को क्या कहा जाता है? वोवेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ नोट में आप देखिए क्या लिखा गया है कि इट इज 5 इन इंग्लिश लैंग्वेज। यह अंग्रेजी जबान में कितना है? 5 है। कौन कौन सा है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। ठीक है, दूसरा आप देखिए यहाँ पे इसी का परिभाषा, वोवेल्स का परिभाषा ही हिंदी में यानी स्वर जिसको बोलते हैं, तो उसका परिभाषा भी आप देख ले कि स्वतंत्र रूप से, यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। जो आपको अंग्रेजी में मिल रहा है उसी कंटेंट्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, तो अब देखिए नोट में देखिए हिंदी वाले में क्या बताया जा रहा है कि स्वर 2 आधार पर होता है। हिंदी में स्वर 2 आधार पे होता है, लेकिन अंग्रेजी में हमने क्या बताया? आपको एक ही जगह पे बता दिया गया। ठीक है, कि ये 5 होते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। ठीक है, लेकिन हिंदी में स्वर जो होते हैं वो 2 आधार पे होते हैं। एक उच्चारण के आधार पे, जिसकी संख्या कितना है? 10 है। दूसरा लेखन के आधार पे, है ना। तो लेखन के आधार पे आप देखिए, तो लेखन के आधार पे कितना है? 13 है। तो 10 उच्चारण वाला आ गया, अब प्लस 3 ये चीज आपका जुड़ गया, तो 10 3 13 हो गया। ठीक है, तो अब नीचे देखिए, आपको यहाँ पे एक नोट में एक पॉइंट और बताया जा रहा है कि स्वर स्वर के प्रकार के बारे स्वर स्वर के प्रकार के बारे में अलग से पढ़ेंगे। इसके प्रकार के बारे में अलग से पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम देख लेते उर्दू में, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज होता है, तो ये चीज हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको उर्दू में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आजादाना तौर पर बोली जाने वाली हरूफ इल्लत कहलाता है, यानी कि वही जो चीज आपको वहाँ पे फ्रीली वर्ड अंग्रेजी में फ्रीली, है ना, हिंदी बोले तो स्वतंत्र, और उर्दू में यहाँ पे आजादाना इस्तेमाल किया गया। तो तौर पर बोली जाने वाली हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ इल्लत कहते हैं। यह 5 है। उर्दू में कितना है? वो भी 5 है। जिस तरीका से अंग्रेजी में 5 था, उसी तरीका से उर्दू जबान के अंदर भी 5 है। कौन कौन सा? अलीफ, नून, वाव, हा, या, ये 5 गो हरूफ इल्लत है। अंग्रेजी में कितना? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। उर्दू में भी कितना? 5, है ना, अलिफ, नून, वाव है, या, है ना। अब नोट में देखिए, यहाँ पे दूसरे नोट के अंदर में यहाँ पे दूसरा पॉइंट बताया गया है कि एराब भी हरूफ इल्लत की तरह हरकत करती है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि एराब, है ना, एराब भी एक हरूफ इल्लत की तरह काम करती है। अब एराब क्या होता है, सवाल ये भी आ रहा। तो आप नीचे देखें तीसरे पॉइंट के अंदर, तो यहाँ पे आप देखें तो जबर, जेर, पेश, तनवीन, तजदीद,
मद, जज्म, सुकून, इस अलामत को एराब कहते हैं। यानी आप कोई भी आप लफ्ज लिखा हुआ है तो उस लफ्ज के अंदर जेर जबर पेश है ना, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उसी को क्या कहा जाता है, एराब कहा जाता है ना। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं, है ना। चौथा पॉइंट के अंदर आप देख रहे हैं कि एराब की ना होने की जगह को सुकून कहते हैं। यानी कि जब एराब ना हो, यानी कि ये जो एराब कितनी है, टोटल एराब की तादाद जो है वो 8 है। अगर ये आठों में से कोई नहीं मिल रहा है, सॉरी, एराब की तादाद कितनी, 8 है। तो अब यहाँ पे तो देखिए कि आप जबर, जबर का ऊपर से रहेगा जबर, जेर नीचे से रहेगा पेश, ये रह गया आपका तनवीर, ये सब चीन आपका यहाँ पे निशानात हो गया, ठीक है। जज्म का भी यहाँ पे दे दिया गया, लेकिन सुकून के अंदर आपको यहाँ पे कोई अलामत नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर इसमें से कोई भी अलामत नहीं है, तब इसका मतलब है कि वहाँ पे वो सुकून है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि एराब की ना होने की जगह को सुकून कहते हैं। और एराब की तादाद कितनी है, तो वो 8 है, ठीक है। जो अलामत हुरूफ के ऊपर छोटी सी लकीर हो वह जबर कहलाता है। जैसे कि मतलब कि हम यहाँ पे लिख दिए, है ना, तो इस पे अगर ऐसे कर दिए तो ये जबर आपका कहलाया, है ना। एक हुरूफ के ऊपर है ना, और इसी के नीचे लेके चले आए तो ये आपका जेर हो गया। जो 6 नंबर के में दिया गया कि जो अलामत हुरूफ के नीचे छोटी सी लकीर हो वो जेर कहलाता है। तो इसको कहा जाता है जबर, इसको जेर। आगे देखिए, जो जो अलामत हरूफ के नीचे गोल सिरे वाली और वाव जैसी हो, है ना, वह पेश कहलाती है ना। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने ले लिया बैग बॉय, है ना, तो ये देखो वाव की तरह दिख रहा है ये पेश, तो ये इसको कहा जाता है पेश, है ना। वाव की तरह भी दिख रहा है, गोल सिरे वाली भी है, इसको क्या कहा जाता है, पेश कहा जाता है। अगला पॉइंट देखें, तो जो अलामत हर्फ को दो जबर, दो जेर, दो पेश की आवाज देता है वो तनवीन कहलाता है ना। अब तनवीन क्या चीज होता है, यानी कि वह आवाज जो दो गो जबर का भी आवाज देता हो, दो गो जेर का देता हो और दो गो पेश का देता हो, है ना। जैसे जिस तरीका से ये, है ना, तो ये तो नीचे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख लिया बे, है ना, तो ये नीचे आ गया तो दो जबर का जेर का दे दिया, ऊपर लगा दिए तो दो जेर का दे दिया, है ना, और वहां पे दो को वाव दे दी तो दो पेश का आवाज दे दिया गया। तो इसे इसी अलामत को क्या कहा जाता है, तनवीन कहा जाता है। आगे देखें 9 वाला पॉइंट, कि जब एक अलिफ दूसरे अलिफ के साथ मिलकर पढ़ी जाती है तब वह अलामत मद कहलाता है। तो मद कब कहलाएगा, जब एक अलिफ दूसरी अलिफ की तरह दूसरी अलिफ के साथ मिलकर पढ़ी जाती है। यानी ये अलिफ लिखा हुआ, तो इस पे जो ये जो डाला गया मद, है ना, तो ये अलिफ को क्या किया जाता है, मिला के पढ़ा जाता है, अलिफ, है ना, अलिफ मद आ, है ना, अलिफ मद आ, है ना। तो ये आपका क्या कहलाया, तो ये आपका मद कहलाया, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट देखें, हुरूफ इल्लत के बारे में अलग से पढ़ेंगे। अब हुरूफ इल्लत की तादाद कितनी है, जैसा कि आपको ऊपर यहाँ पे आप देखिए 1 पॉइंट के अंदर हुरूफ इल्लत की तादाद कितनी है, 5 है। इसके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है ना सवाल एग्जाम के अंदर आता है कि हुरूफ इल्लत के 5 को जो 5 है उस पांचों के अकसाम के बारे में, है ना, अलीफ के अकसाम, नून के अकसाम, वाव के अकसाम, हा के अकसाम, या के अकसाम। उसी तरीका से आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया था कि स्वर के प्रकार के बारे में अलग से पढ़ेंगे। अब ये अलग से इसलिए अटैचमेंट किया गया क्योंकि यहाँ से सवाल हिंदी भाषा के अंदर में यहाँ से सवाल बनता है कि ये कौन सी स्वर है, बहुत जगह काम आता है। तो इसलिए स्वर को हम क्या करेंगे, अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा हमने क्या पॉइंट बताया आपको, यहाँ पे उर्दू वाले में भी हमने एक पॉइंट जोड़ा कि हुरूफ इल्लत के बारे में अलग से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी हुरूफ इल्लत जो 5 होते हैं, अलीफ, नून, वाव, हे, या, तो इसके अकसाम होते हैं और यहाँ से
इम्तिहानात के अंदर क्या होते, सवाल बनते हैं। तो इसलिए हम अगली वीडियो में यानी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जितना चीज पढ़े हैं, तो चलिए उसका थोड़ा सी क्या कर लेते हैं, एक आजमाइश कर लेते हैं कि हमने कहाँ तक क्या चीज सीखा। ठीक है, तो आप लोग पहले अपने से देने का कोशिश करना है, उसके बाद तो हम देंगे ही जवाब उसका कि क्या चीज होगा। लेकिन पहले आप लोगों को 1-2 सेकंड आपको मौका दिया जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप देने का कोशिश करना, गलत हुए से उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप देने का पहले कोशिश करें, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट। टेस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, परीक्षण। उर्दू में हमने क्या लिया, आजमाइश। ठीक है, तो चलिए हम अपने आप को टेस्ट कर लेते हैं, आजमा लेते हैं क्या चीज़ है। तो जैसे यहाँ पे हमने बताया कि आपको पढ़ते हुए समझते हुए काम करना, उसके जवाब देने का कोशिश करना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ना हाउ मेनी। हाउ मेनी यानी कितने, है ना। हाउ मेनी के हिंदी अगर उर्दू देखा जाए, इसका अर्थ मीनिंग देखा जाए तो कितना, कितनी, कितने इस्तेमाल होता है। तो हाउ मेनी कितने या कितना, है ना। वोवेल्स यानी कि वोवेल्स आर, आर यानी है, कितने वोवेल्स है देयर इन अंग्रेजी, अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में कितने वोवेल्स है, तो अंग्रेजी में कितने वोवेल्स है, तो 5 है। कितने हैं, 5 है। कितने वोवेल्स है, 5 है। तो कौन कौन सा है, आप देने का कोशिश करें, कौन कौन सा वोवेल्स है, 5 है। कौन कौन है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये अंग्रेजी में 5 वोवेल्स हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन हाउ मेनी, कितने टाइप्स, जो अभी वहाँ पे टाइप्स का मतलब प्रकार, ऑफ लेटर, लेटर के कितने प्रकार आर है देयर इन इंग्लिश। तो अंग्रेजी में लेटर के कितने प्रकार है, हमने यहाँ पे 2 प्रकार लिया है, एक वोवेल्स दूसरा कंसोनेंट, है ना। तो कितने हो गया, 2। ठीक है, अब हिंदी का तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखें कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाले वर्ण को डैश कहते हैं। आप जवाब दे इसका, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली वर्ण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। एक पॉइंट हमने ऊपर और भी बताया था कि वर्ण को ही क्या कहा जाता है, वर्ण को ही, है ना, अक्षर भी कहा जाता है, वर्ण ही अक्षर है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, री, री स्वर डैश के आधार पर प्रयोग होता है। अभी हम हिंदी में स्वर के प्रकार के बारे में पढ़े थे कि ये किस आधार पे होता, एक उच्चारण के आधार पे था, दूसरा लेखन के आधार पे था। तो री किस आधार पे प्रयोग होता है, री जो स्वर है वो किस आधार पे, वही चीज यहाँ पे लिखा है कि री स्वर डैश के आधार पे प्रयोग होता है। तो री किस आधार पे प्रयोग होता है, दे दे जवाब आप इसका। तो री लेखन के आधार पर, किसके आधार पर, लेखन के आधार पर ही प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5वें नंबर का, कि उच्चारण के आधार पर, कि उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है। तो उच्चारण के आधार पे कितनी है, अभी हमने स्वर के बारे में 2 आधार पे डिस्कस किया था, एक उच्चारण के आधार पे, दूसरा लेखन के आधार पे। तो आप ये बताइए कि उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है। तो जवाब क्या हो जाएगा, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पे 10 है। कितने, 10। और लेखन के आधार पे 13 है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ए स्वर डैश के आधार पे प्रयोग होता है। तो अभी हमने वहां पे बताया था आप लोगों को कि एक उच्चारण के आधार पे कुछ स्वर प्रयोग में आता है और कुछ आपका लेखन के आधार पे। तो लेखन के आधार पे आपको 13 स्वर इस्तेमाल में प्रयोग में आता है, और उच्चारण के आधार पे
10 गो स्वर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि ए स्वर किसके आधार पे प्रयोग होता है? लेखन के आधार पे या उच्चारण के आधार पे? तो आखिर देखा जाए तो ये आपका किसके आधार पे हो जाएगा? उच्चारण के आधार पे। ठीक है? और इस तरीका से देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों होना चाहिए, है ना? क्योंकि आप यहाँ पे देखें, है ना? उच्चारण के आधार पे ये 10 गो इस्तेमाल किया गया, है ना? और फिर लेखन के आधार पे उच्चारण प्लस ये 3 गो स्वर। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा। उच्चारण के आधार पे भी हो जाएगा, ये स्वर उच्चारण के आधार पे प्रयोग भी होता है, और उच्चारण के आधार पे भी और लेखन के आधार पे भी। तो ये दोनों आधार पे प्रयोग होता है। ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन हम उर्दू का देख लेते हैं। जैसा कि आपको 7वें नंबर पे दिखाई दे रहा है कि एराब की ना होने की जगह को डैश कहते हैं। हमने बताया था कि एराब क्या चीज होता है ना? तो एराब जो है आपका हुरूफ इल्लत की तरह ही हरकत करता, एराब हुरूफ इल्लत की तरह ही हरकत करता, यानी काम को अंजाम देता है, और इसकी तादाद जो है वो 8 है। तो ऊपर में जेर जबर पेश इधर उधर जो चीज रहेगा वो क्या कहलाएगा? एराब कहलाएगा। तो वही यहाँ पे ये बताया पूछा जा रहा है कि एराब के ना होने की जगह को क्या कहते हैं? तो आप बताएं एराब के की जगह एराब की ना होने की जगह को क्या कहते हैं? इसका जवाब क्या होना चाहिए? सुकून होना चाहिए, है ना? जवाब क्या आ जाएगा? सुकून। तो एराब एराब के ना होने की जगह को सुकून कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, तो जो अलामत हर्फ के नीचे छोटी सी लकीर हो वो डैश कहलाता। हमने बताया था आप लोगों को, जैसे कि मीम है, अगर इसके नीचे एक छोटी सी लकीर हम दे दिए तो इस लकीर को क्या कहा जाता है? तो वही यहाँ पे सवाल पूछा गया कि जो अलामत हर्फ के नीचे, एक हर्फ हमने ले लिया यहाँ पे मीम, इसके नीचे एक लकीर डाल दिया, तो इस हर्फ के नीचे जो छोटी सी लकीर है उस लकीर को क्या कहा जाता है? तो इसको जेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेर। क्या? जेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, हुरूफ इल्लत की तादाद कितनी है? हुरूफ इल्लत की तादाद कितनी है? तो हुरूफ इल्लत की तादाद कितनी है? तो वो 5 है। कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? अब बताने की कोशिश करें, कौन कौन सी है? तो अलिफ, नून, वाव, हा, ये 5 गो हुरूफ इल्लत है। लास्ट क्वेश्चन देखें कि एराब की तादाद कितनी है? तो अभी की ही एराब की तादाद के बारे में बताया था, कितनी है बताइए। तो दोस्तों एराब की तादाद कितनी है? वो 8 है ना? तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।